तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में और स्विच केस के बारे में। और एक प्रोग्राम हम स्विच केस का भी इस वीडियो में करने वाले हैं। और फिर हम इस चैप्टर के अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। एक नई सीरीज़ बनाएगी उन वीडियोस की और उसमें अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे इफ़ से रिलेटेड, यानी कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा चैप्टर से। तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ़ के बारे में बात करते हैं। तो नेस्टेड इफ़ का मतलब इसके जो नाम है उसमें छिपा हुआ है। आप ये बताइए कि नेस्टेड का मतलब होता क्या है। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर डालना। तो अब यहाँ पर नेस्टेड इफ़ है तो मतलब एक इफ़ को दूसरे इफ़ के अंदर डाल देना ही नेस्टेड इफ़ होता है। ठीक है, तो इसका इलिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू किया है। यहाँ पर जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इफ़ यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा और फिर उसके अंदर मैंने कोई कंडीशन डाल दी। फिर मैंने यहाँ पर अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए। तो नेस्टेड इफ़ क्या था, एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ को डालना। तो मैंने जैसे ये लगाया इसके अंदर मैंने एक और इफ़ डाल दिया, मतलब इफ़ लिखा और इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ डालना, उसी को हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो आप एक इफ़ के अंदर कितने भी इफ़ डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा और फिर उसके अंदर एक और इफ़ डाला। ठीक है, अब उसके मैंने जो उसके कोरेस्पोंडिंग एल्स इफ लिखा है यहाँ पर और फिर एल्स लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर और क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर और भी इफ़ डाल सकता था। कितने भी इफ़ आप एक इफ़ के अंदर डाल सकते हो। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इफ़ लिखा तो आप इस इफ़ के अंदर भी और इफ़ डाल सकते हो। समझ रहे हो मेरा मतलब, यानी कि एक इफ़ फिर इसके अंदर एक और इफ़ और इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ डाल सकता हूँ और इस इफ़ के अंदर भी आप कितने भी इफ़ डाल लीजिए, मतलब एक हायरार्किकल ऑर्डर ये यहाँ पर बन जाएगा। तो समझ गए होगे आप नेस्टेड इफ़ का मतलब। अब आप मुझको एक बात बताइए, जो ये एल्स है यहाँ पर भी मैंने एल्स लिखा है और यहाँ पर भी एल्स लिखा है, तो कौन सा किस इफ़ का है। देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक की मदद से ये समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला ब्लॉक और सबसे आखिरी ब्लॉक, ठीक है, ये होगा, यही होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ लिखा, सबसे पहला ब्लॉक लगा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक इफ डाला, इफ के अंदर एक कंडीशन, इफ इस इफ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, इस इफ का एंड पॉइंट यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि फिर मैंने एल्स इफ डाला, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी एल्स इफ वाली, और फिर से मैंने यहाँ पर ये दो कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, मतलब एल्स इफ भी हमारा यहाँ तक खत्म। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं होती तो फिर हमारा एल्स वाला चलता है। तो इसके बाद देखिए आप इफ एल्स इफ और उसके इमीडिएटली बाद मैंने एल्स लिखा है और एल्स के फिर यहाँ पर दो कर्ली ब्रेसेस और एल्स यहाँ पर खत्म, और इस एल्स के बाद यहाँ पर इफ भी मैंने खत्म कर दिया है। देखिए ये यहाँ पर स्टार्टिंग था, इसका ये एंड हो गया, और इस इफ के बाद यहाँ पर फिर से मैंने एल्स शुरू किया और एल्स खत्म किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इफ का ये वाला एल्स है ना, और इस इफ का ये वाला एल्स है। समझ रहे हो, जैसे कि कोई कंडीशन है इफ के अंदर, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस पूरे इफ नहीं चलने वाला, वो सीधा यहां से जाकर और इस पर चलेगा, है ना, क्योंकि इस इफ का ये वाला एल्स है। तो इस सब को भूल जाएगा वो और सीधा इस एल्स को चला देगा। लेकिन सपोज करिए कंडीशन हमारे ट्रू होती है, फिर इसके अंदर जाएगा। सपोज करिए ये वाली इस इफ की कंडीशन फॉल्स होती है और एल्स इफ की फॉल्स होती है, तो फिर ये वाला चलेगा, ठीक है, और ये वाला नहीं चलेगा। तो ये था नेस्टेड इफ का कंसेप्ट, यानी कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ को डाल देना ही नेस्टेड इफ कहलाता है। तो इसका प्रोग्राम हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम स्विच केस के बारे में सीख लेते हैं एक बार, फिर दोनों का प्रोग्राम हम अपने ब्लू जे में कर देखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का जो है एक सिंटैक्स लिख लिया है, और स्विच स्टेटमेंट को हम ऑल्टरनेटिव टू इफ़ एल्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पर हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर हम स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इफ़ एल्स को हटाकर स्विच से रिप्लेस करा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आप इफ़ के अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले इफ़ लिखते हैं और फिर उसके अंदर यहाँ पर अपनी कंडीशन दे देते हैं।
तो ऐसे ही आपको स्विच में करना होगा। आपको सबसे पहले स्विच लिखना होगा और फिर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना होगा। समझ में आ चुका होगा आपको स्विच का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इफ एल्स को रिप्लेस करने के लिए। मतलब जो काम इफ एल्स करता है वही काम स्विच करता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, मतलब समझने में आसान होता है। तो आप एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है int i इक्वल टू 5, ठीक है, ये है। तो मैं यहाँ पर i लिख सकता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू ही तो देगा ये। जो एक वैल्यू, कुछ भी एक वैल्यू रिटर्न करे ना, वो एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ठीक है, आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं या किसी वेरिएबल का नाम। तो आपने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी लिख दिया स्विच के अंदर, ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। थोड़े इसके फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस देना। फिर आपको यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा स्टार्टिंग, और फिर आपको इसके अंदर केस लिखना होगा। क्या लिखना होगा, केस। और केस के बाद आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखनी होगी एक्सप्रेशन की। मतलब जैसे कि हमारे पास वैल्यू थी int i इक्वल टू 5, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 1 लिखे, अगर यहाँ पर केस के आगे 1 लिखे तो क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू होती है हमारी केस से आगे, उस वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कराता है। क्या करता है, इस केस के आगे लिखने वाली लेबल वैल्यू को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कराता है। और अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस केस लेबल की वैल्यू से मैच करती है तो क्या होता है, ये ब्लॉक चल जाता है, हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक चल जाता है। मतलब केस वाला जैसे कि इफ के अंदर चलता था एक स्टेटमेंट ब्लॉक, तो उसी तरह ये चल जाता है और सब भूल जाता है, ठीक है। तो फिर हम ऐसे ही इसके आगे यहाँ पर ये लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, और इसमें आपको फिर से ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कितने भी स्टेटमेंट केस के अंदर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही आप अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसके बाद आपको BREAK ब्रेक लिखना होगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक ये बताता है कि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है और हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिए है, इसीलिए अब हमको इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्टेटमेंट हमने ये एग्जीक्यूट कर लिए तो स्विच से बाहर आ जाइए। तो मतलब ब्रेक क्या करता है, कंपाइलर को स्विच से बाहर निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पर समझाने में कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, लाइन इतनी मैंने यहाँ पर खींच दिया, तो ठीक है। तो क्या होता है, स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो केस के अंदर जो लेबल की वैल्यू होती है उन दोनों की मैचिंग होती है, और अगर वो मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक चल जाता है। लेकिन स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, अगर ब्रेक नहीं लगाया, सपोज करिए आप ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही ये ब्रेक नहीं मिलेगा इसको, तो फिर वो क्या करेगा, उससे अगले स्टेटमेंट भी चला देगा। क्या करेगा, इससे अगले स्टेटमेंट भी चला देगा, और वो इस बार ये चेक नहीं करेगा कि इसकी वैल्यू उसके बराबर है या नहीं। बस एक बार ट्रू होते ही उसके नीचे अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो उससे अगली वैल्यू चला देगा। और सपोज करिए हमने इसमें भी ब्रेक नहीं लगाया और उसके नीचे भी एक और केस है, तो उसकी भी वैल्यू चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हम चाहते हैं कि अगर कोई सी भी वैल्यू मैच ना हो, जैसे कि इफ एल्स में होता था, तो हम एल्स वाले ब्लॉक को चला देते थे। तो इसी तरह अगर इसमें भी किसी की वैल्यू मैच ना हो तो एक हमारा डिफॉल्ट केस होता है। मतलब आपको क्या लिखना है, डिफॉल्ट लिखना है, ऐसे DEFAULT स्मॉल में, फिर ये कोलन लगाने हैं, और फिर इसमें मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि केस के अंदर आपको कोई भी कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखना कि जब आप ये इसका स्टार्टिंग करते हो स्विच केस की इस ब्रेसेस से, तो इसको सबसे आखिरी में ही बंद करना, कहीं बीच में मत बंद कर देना। क्यों, एक एरर आएगा आपके पास। हम देखेंगे इसको जब हम कंपाइल करेंगे कोड को। तो आपको डिफॉल्ट लिखना होगा और फिर आप यहाँ पर अपना एल्स वाला पार्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद आपको ब्रेक लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब डिफॉल्ट तो हम एंड में लिखते हैं, जैसे कि एल्स को हम बाद में लिखते थे सबसे एंड में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप किसी भी केस के बीच में डिफॉल्ट को लिख दीजिए। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को किसी भी केस के बीच में लिखेंगे तो आपको ब्रेक फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ब्रेक नहीं होता तो उससे निचले वाला जो स्टेटमेंट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर एंड में होता है तो हमें ब्रेक लगाने का कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि उससे नीचे तो हमारा कोई एक स्टेटमेंट ब्लॉक होगा नहीं, तो फिर एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो सीधा बाहर चला जाएगा, है ना। ये
काम था स्विच स्टेटमेंट का। तो अभी तक अगर आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा कि इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन अभी हम जैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे ना आपके सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। पहले यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम अपनी कंडीशनल रख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मैंने एक क्लास बना ली है कंडीशनल नाम से, और इसको ओपन करते हैं, इसका सोर्स कोड लिखते हैं हम यहाँ पर। तो क्लास और कंडीशनल, फिर यहाँ पर हम मेन मेथड बना लेते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते ही है। बनाना भी पड़ेगा अगर एग्जीक्यूट कराना है तो, मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूट कराना है आसानी के लिए, नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट मेन मेथड के भी हो जाता है। अगर आपके मन में ये वहम है, मतलब एक मिथ बन के रह गया है कि मेन मेथड के बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो ऐसा गलत है। मेन मेथड के बिना भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो सपोज करिए हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, पहले बता देता हूँ प्रोग्राम क्या बनाने वाले हैं। नेस्टेड इफ से रिलेटेड ही बनाएंगे क्योंकि आपको नेस्टेड इफ सिखाना है अभी। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और जेंडर और एज से रिलेटेड, मतलब एक पर्सन होगा, हम उससे एज लेंगे, उसकी एज कितनी है, और फिर उसका जेंडर भी लेंगे। मतलब क्या है कि अगर पर्सन की एज 18 से कम हुई तो हम लिख देंगे यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। अगर पर्सन की एज 18 से ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे, उसका फिर हम जेंडर चेक करेंगे, और जेंडर अगर उसका मेल होता है तो हम लिखेंगे यू आर अलाउड, और जेंडर अगर फीमेल होता है तो हम लिखेंगे यू आर नॉट अलाउड। अभी मैं यहाँ पर जेंडर पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ कि फीमेल को अलाउ नहीं कर रहा, मेल को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं फिर से। तो हम क्या लेते हैं, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट एज इक्वल टू, सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा लेता हूँ। अगर अभी आपको नहीं पता कि स्कैनर क्लास होती क्या है तो इसके ऊपर हम जो है एक नई वीडियो डाल देंगे कल या परसों को, और फिर उस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर वापस आना। तो एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये क्या किया मैंने, यहाँ पर स्कैनर क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज नाम से, और फिर हम उससे इनपुट लेंगे, एक इंटीजर का इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। और एक केयर का वेरिएबल बना लेता हूँ जो जेंडर बताएगा, और फिर वो हम उससे एम या एफ, कैपिटल या स्मॉल में हो सकता है, वो हम उससे जो है इनपुट लेने वाले हैं। तो कैरेट जीरो का भी आपको पता होगा, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जो पूरे स्ट्रिंग में से जो जीरो पर वैल्यू होगी वो एक्सट्रैक्ट करा लेता है। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है राम, ठीक है। तो इस राम में से जो जीरो प्लेस पर होगा, जीरो प्लेस पर क्या है, आर है ना, जीरो प्लेस पर आर, 1 पर ए है और 2 पर एम है, तो आर को एक्सट्रैक्ट करा के JEN के अंदर, मतलब जेंडर के अंदर आर को डाल देगा, ठीक है। sc.next क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि इनपुट लेता है स्ट्रिंग का, और कैरेट क्या करता है, उस पूरे स्ट्रिंग में से जो सबसे पहला वर्ड होता है उसको ले लेता है। सपोज करिए जब आप यहाँ पर इनपुट लेगा आपसे, तो आपने यहाँ पर मेल भी डाला ना, अगर मेल डाला तो क्या होगा, उसमें से सिर्फ वो M निकाल लेगा और MGEN के अंदर डाल देगा। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं इस पर। तो सपोज करिए हम सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं, एज। अगर एज जो है 18 से कम हुई, ठीक है, अगर एज 18 से कम हुई तो आपको प्रिंट करा देना है system.out.println यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ओ कैपिटल बन गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर क्या है, अगर एज 18 नहीं होती है, अगर एज 18 नहीं होती है तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एल्स डालेंगे। या तो 18 से कम होगी, 18 के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो हम सीधा एल्स डाल सकते हैं, है ना, दिमाग लगाइए। तो एल्स के अंदर अगर 18 से ज्यादा हुई, अब हमारे पास एक और कंडीशन है कि अगर 18 से ज्यादा होती है तो क्या, 18 से ज्यादा होती है तो फिर हमें फिर से चेक करना है कि उसका जेंडर मेल है या नहीं है। तो अगर उसका जेंडर मेल के बराबर है, मेल हो, वो अब कैपिटल में भी दे सकता है, स्मॉल में भी दे सकता है, इसलिए हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। और ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा, वो क्या करता है, और ऑपरेटर फिर से बता देता हूं। अगर ये कंडीशन है, अब दो कंडीशन है यहाँ पर
इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स आएगा, इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर इन दोनों में से किसी का भी आंसर ट्रू आ जाता है तो इसका पूरे का आंसर ट्रू हो जाएगा, और हमको यही चाहिए। या तो स्मॉल एम डाला हो उसने या कैपिटल एम डाला हो, एक तो डालेगा ही अगर वो मेल होगा तो, है ना। तो उसमें से एक भी सही इफ वाला चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, या फिर चलिए एक सैलरी का मतलब एक सैलरी नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सैलरी, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिलहाल हम 0 रख देते हैं, और मेल और फीमेल की हम जो है सैलरी अलग अलग फिर रखेंगे। तो अगर मेल है तो आपकी सैलरी हो जाएगी भैया 10,000, ठीक है। कम है 10,000, बहुत है यार। और अगर मेल नहीं होता फिर क्या होगा, अगर मेल नहीं होता तो फीमेल तो हो गई, एफ तो वो डालेगा ही। लेकिन एल्स में हम एल्स इफ डालेंगे, यहाँ पर एल्स नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसने एम भी इनपुट नहीं किया ना एफ इनपुट, फिर क्या मतलब, समझ रहे हो। अगर एम इनपुट करा तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन सपोज करिए उसने जी इनपुट करा दिया, और जी इनपुट कराते ही हमने सपोज करिए एल्स डाला है ऐसे, ठीक है। हमने क्या करा है, एल्स डाल रखा है ऐसे, तो वो क्या करेगा, वो सीधा एल्स पर जाएगा और प्रिंट करा देगा, मतलब वो तो कुछ भी डाल देगा, है ना। चलिए एक बार समझा देते हैं इसको कैसे कह रहे हैं। मतलब हम सेल इक्वल टू, चलो वुमेन की हम 15,000 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं और एंड में प्रिंट करा देता हूं इसकी सैलरी कितनी हुई। योर सैलरी इज प्लस सेल। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, मैं सोच रहा था उसको अलग से समझाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। तो क्लास कंपाइल हो चुकी है, तो हम सबसे पहले अपना उसी पर नेस्टेड इफ पर ही फोकस करेंगे, फिर वो कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक और छोटी सी भूल हम कर गए। वहाँ पर हमको यहाँ पर एक मतलब एक इनपुट स्टेटमेंट हमने नहीं डाला, है ना। यहाँ पर हम डाल लेते हैं, चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर लिखिए एंटर योर एज, है ना। ये तो हमको यार डालना ही था, ये हम भूल गए। एंटर योर एज, और फिर एक जेंडर के लिए डाल लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर डाल लेते हैं एंटर योर जेंडर, ठीक है। कंपाइल करते हैं क्लास को, हो गई कंपाइल। और अब वर्ड मेन, और हमारी क्लास एग्जीक्यूट हो गई है, ये देखिए। तो अब हम एज सपोज करिए मैं 20 डाल रहा हूँ यहाँ पर, और अपना जो जेंडर है वो सपोज करिए मैं मेल डाला, तो मेरी सैलरी 10,000 आ गई। लेकिन हमने वहां पर क्या करा था कि अगर मेल नहीं है तो मतलब अगर मैंने एम नहीं डाला तो सैलरी 15,000। सपोज करिए मैं फिर से अपनी एज 25 डाल देता हूँ इस बार, और फिर अब जब जेंडर पूछा, सपोज करिए मैं कुछ भी डाल दूं, यहाँ पर एच डालेगा तब 15,000 देगा। मतलब वो एफ डाले या ना डाले, कुछ भी डाल सकता है वो एफ के बजाय, है ना। तो इसीलिए हम एल्स की जगह एल्स इफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे और फिर उसके अंदर डालेंगे कि जेन इक्वल इक्वल एफ। ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। और फिर और ऑपरेटर लगा देंगे और फिर से जेन लिखेंगे और इक्वल इक्वल स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है यार तू। तो अब हम कंपाइल करते हैं, और एक और ऑपरेटर, एक और मतलब हम एल्स का भी चलो इसमें डाल ही लेते हैं, एल्स का भी जब आपको सिखाया है। तो अगर हमने सपोज करिए एफ की जगह या एम की जगह हमने एच डाला, तो एक और इनपुट हो सकता है। मतलब हम क्या चाहते हैं, अगर वो कुछ और डाल दे एम या एफ के अंदर में, तो हम क्या प्रिंट कराते हैं, योर इनपुट इज रॉन्ग। रॉन्ग या फिर कोई जेन्युइन सा वर्ड निकाले यार, तो रॉन्ग लिख देता हूँ यहाँ पर, रॉन्ग की स्पेलिंग भी गलत हो गई। तो इसको क्लोज कर देते हैं और कंपाइल करते हैं। फिर से हम यहाँ पर इसको थोड़ा इंडेंट भी कर दिया मैंने यहाँ पर, तो चलिए इसको फिर से कंपाइल वर्ड मेन। तो इस बार देखिए जैसे कि मैंने 25 डाला, ठीक है, और इस बार मैंने जेंडर क्या डाला, जेंडर सपोज करिए मैं एच डाल दिया फिर से। तो देखिए यहाँ पर योर इनपुट इज रॉन्ग, और फिर आ रहा है योर सैलरी इज 0, है ना। योर इनपुट इज रॉन्ग। फिर से हम इस बार एफ डाल लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल भी डाल लीजिए आप। ओ सॉरी एज डालना था यहाँ पर, मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गया।
तो ये देखिए मैंने एज डाली यहाँ पर 25 और फिर मैंने स्मॉल में अब एफ डाला, तो ये देखिए सैलरी 15,000 आ रही है। लेकिन अब दिक्कत आपको एक आने वाली है यहाँ पर, क्या वो दिक्कत के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने वॉइड मेन डाला और मैंने डाला यहाँ पर 15 एज, ठीक है, तो मैंने जेंडर मेल डाल दिया और फिर यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल तो आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये इनपुट मतलब जो ये स्टेटमेंट है योर सैलरी इज 0 ना आए। मतलब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पर अंदर जाकर देखते हैं हम, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूं, अगर ये स्टेटमेंट ये वाला इफ चले, अगर ये वाला इफ चले तो हमारा प्रोग्राम यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाए। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल प्रिंट कराते ही टर्मिनेट हो जाए, मतलब इससे नीचे वो कहीं जाए ही ना। एल्स तो देखो जाहिर सी बात है नहीं चलने वाला, ये पूरा इफ, इस पूरे इफ का एल्स ये पूरा, ठीक है। और एक बार फिर से अंदर देख लेते हैं, ये इफ और इस इफ का ये एल्स इफ और इस इफ का ये एल्स, है ना। तो लेकिन ये लाइन तो चलेगी भैया, चाहे इफ चलो चाहे एल्स चलो, ये लाइन तो चलेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम यहीं पर ही खत्म हो जाए। तो अगर आपको प्रोग्राम ऐसे बीच में कहीं पर भी रोकना है, मतलब पूरा प्रोग्राम रोक दे, उससे नीचे कहीं पर जाए ही ना, तो उसके लिए आप यूज करेंगे system.exit और उसके अंदर आप वैल्यू दे देंगे एग्जिट के पैरेंथेसिस के अंदर 0। अब 0 क्यों दी, क्योंकि 0 बहुत ही अच्छे से मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट करता है, एक आसानी से कर देता है, मतलब कोई इश्यू नहीं आने देगा, कोई एरर नहीं आने देगा, आप ये समझ लीजिए बस। आगे और अगली क्लासेस में आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सपोज करिए मैं एज डाली 15 इस बार और जेंडर में मेल डाल दिया, तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, मतलब उससे नीचे प्रोग्राम कहीं गया ही नहीं। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ये आपके समझ में आ चुका होगा कि इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है। हालांकि मैंने एल्स के अंदर फिर से इफ डाला है, तो आप इस इफ को पहले डाल सकते थे और उस इफ के अंदर दूसरा इफ डाल सकते थे। आप समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर फिर से इफ और इफ और इफ। तो ये समझ में आपके आ चुका होगा। तो अब हम एक स्विच का मतलब एक प्रोग्राम बना लेते हैं स्विच केस का। तो क्या रखे इसका नाम, वीक रख लेते हैं, क्योंकि वीक के ऊपर ही मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको डे नंबर इनपुट कराना होगा और फिर मैं आपको वीक प्रिंट करा के दूंगा। क्या बोला मैंने, मतलब मुझको डे नंबर प्रिंट कराना होगा। जैसे कि मैंने 2 किया तो फिर मंडे प्रिंट होना चाहिए, 1 किया तो संडे होना चाहिए, 3 किया तो ट्यूसडे होना चाहिए। मतलब डे नंबर देना है और वो डे नेम देगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करा लेता हूँ स्कैनर क्लास, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ अपनी, और फिर वही नॉर्मल मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो अभी अगर जो आपके मन में स्विच से रिलेटेड डाउट होगा वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो भैया मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, सबसे पहले इनपुट लेना है ना हमको यूजर से। हमको यूजर से क्या लेना है, वीक नंबर लेना है। तो एंटर द नंबर ऑफ डे, मतलब 1 डे 2 डे ऐसे, है ना। एन में एन की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 तक ही तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल लेता हूँ int n इक्वल टू, और उससे पहले मैं यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू, क्या हो रहा है, स्कैनर system.in, ठीक है। ये मैंने ऐसे यहाँ पर कर लिया। फिर int n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये इनपुट स्टेटमेंट है इंटीजर की वैल्यू इनपुट कराने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ से हमारा स्विच शुरू होता है। मैंने यहाँ पर ऐसे ही कमेंट लगा दिया आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा स्विच होता है। तो आपको सबसे पहले स्विच लिखना होगा। फिर मैंने क्या कहा था कि वैल्यू देनी होगी, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू देनी होगी। आप किसी वेरिएबल का भी दे सकते हैं। तो सपोज करिए उसने इनपुट कराया 2, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू दे देता हूँ। फिर ऐसे लिखने के बाद आपको एंटर दबाना है और फिर अपना कर्ली ब्रेसेस शुरू करने हैं। कर्ली ब्रेसेस शुरू करने के बाद अब एक काम करिए, अभी से इसको बंद कर दीजिए, फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद आपको केस की वैल्यू देनी है।
केस लिखना है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू देनी है और ऐसी वैल्यू देनी है जो इससे मैच कर जाए, n से मैच करने की पूरी कोशिश करे। मतलब सपोज करिए वो डे एंटर करेगा, वो क्या क्या डे एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 हुआ तो कौन से स्टेटमेंट चलने चाहिए, अगर 2 हुआ तो कौन से स्टेटमेंट चलना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, तो वो क्या करेगा, 1 लिखने के बाद अपनी वैल्यू लिखने के बाद आपको यहाँ पर कोलन लगा देना है। तो वो क्या करेगा, जो ये वैल्यू होगी इस वैल्यू को इस n से मैच करेगा, अगर बराबर होता है तो इसके वाले स्टेटमेंट चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर 1 मतलब n से मैच क्या है, n वो है जो उसने इनपुट करा नंबर ऑफ डे, ठीक है। तो सपोज कर लिया उसने अगर 1 करा तो और केस 1 से मैच हो गया, तो फिर मैं क्या चाहता हूँ 1 इससे मैच होने पर, तो अगर 1 डालता है तो प्रिंट होना चाहिए वही मंडे है ना, नहीं संडे, क्योंकि हम संडे को ही मान के चलेंगे यहाँ पर अपना फर्स्ट डे, तो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर हमारा संडे, ठीक है। और मैंने बताया था जैसे ही आपके स्टेटमेंट्स खत्म होते हैं, आप यहाँ पर कितने भी स्टेटमेंट डाल लीजिए, इफ के डाल लीजिए, फॉर लूप के डाल लीजिए, फॉर लूप के बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो फिर जैसे ही स्टेटमेंट खत्म होते हैं आपको यहाँ पर ब्रेक लिखना होगा, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे उसको हम फॉल थ्रू कहते हैं। फॉल थ्रू क्या होता है, जब हम ब्रेक स्टेटमेंट को स्किप करा देते हैं केस के अंदर, उसको क्या कहते हैं, फॉल थ्रू। पूछा भी जाता है, थ्योरी के पार्ट में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो अब केस 1 लिखने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे केस 2। अगर मतलब उसकी वैल्यू अगर 2 होती है, अगर यूजर ने 2 वैल्यू डाली तो फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर प्रिंट होना चाहिए मंडे, यही तो प्रिंट होना चाहिए क्योंकि सेकंड डे मंडे होता है यार। तो मैं यहाँ से अब कॉपी कर लूंगा और फिर से ब्रेक लगा देंगे, है ना। इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो इसी तरह हम अलग अलग केस स्टेटमेंट बना देंगे कि अगर उसने वैल्यू 3 डाली तो फिर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इस बार ट्यूसडे होना चाहिए, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं और लिख, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 केस स्टेटमेंट्स बना लिए। मतलब अगर इसकी n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डे, जो कि यूजर इनपुट करेगा। सपोज करिए यूजर ने 2 इनपुट करा, तो 2 इनपुट करने पर क्या होगा, अब वो इसके अंदर आएगा हमारा कंपाइलर और वो इन वैल्यू को मैच करेगा और देखेगा कि 2 वैल्यू किसके अंदर है, तो वो देखेगा कि 2 वैल्यू इसके अंदर है, तो फिर वो इसके अंदर चलेगा और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे प्रिंट कराएगा। और मंडे प्रिंट कराते ही जैसे ही वो ब्रेक को देखेगा, ब्रेक को देखते ही वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। लेकिन सपोज करिए यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो क्या होता, ब्रेक नहीं होता तो वो नीचे मूव करता और ट्यूसडे भी साथ में प्रिंट करा देता है। ट्यूसडे प्रिंट कराने के बाद वो नीचे आता, फिर देखता ब्रेक है, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक तो स्विच से बाहर निकाल देता है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर सपोज करिए यूजर ने वैल्यू 7 तक ना डाल दी, सपोज करिए उसने 10 डाल दी, तो भाई अब 10वां दिन तो कोई होता नहीं है, तो हम एक डिफॉल्ट यहाँ पर बना लेते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और योर प्लीज एंटर, या फिर इनवैलिड डाल देते हैं, ठीक है, इनवैलिड। और फिर इसको कंपाइल कर देते हैं। अब मैंने बताया था कि डिफॉल्ट के बाद में आपको ब्रेक डालना इतना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है कंपलसरी, क्योंकि उसके बाद में तो कोई स्टेटमेंट ब्लॉक होता ही नहीं है ना। स्टेटमेंट ब्लॉक होता कहाँ है। अब हम अपने क्लास और मेन मेथड को जो है बंद कर लेते हैं और कंपाइल कर देते हैं। तो डिफॉल्ट को आप वैसे ऊपर भी यूज कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि आपको नीचे ही जो है उसको यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने केस लिख दिया था ऊपर गलती से, तो इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी क्लास कंपाइल हो जाएगी। केस मैंने पता नहीं आपको समझाते समझाते कैसे लिख दिया वहाँ पर। तो जैसे ही क्लास कंपाइल होती है, अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम की तरफ इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कहाँ है वीक। तो वर्ड में दबाते हैं और ये देखिए नंबर ऑफ डेज, जैसे कि मैं 5 डालने की कोशिश करूँगा यहाँ पर 5, हाँ 5 डाल देते हैं और एंटर हिट कर देते हैं। तो ये देखिए थर्सडे आ रहा है ना, थर्सडे आ गया। तो इसी तरह हमारा स्विच स्टेटमेंट का आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सपोज करिए डिफॉल्ट वाले का भी यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर 10वां डे डाल देता हूँ तो इनवैलिड आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है। मतलब स्विच
का जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो केस की वैल्यू के साथ मैच करेगी और आपका आंसर